Hello everyone. The next pole shoe type is your Samford. इस तरह से इसको लिखते हैं Samford pole shoe. ठीक है, इसका एक और नाम है इसेंट्रिक पोल शू. इसेंट्रिक पोल शू. ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है वो देखिए. सपोज दिस इज योर रोटर. ये आपका रोटर है ना. तो जो पोल शू होगा इसमें जो पोल शू होगा वो कुछ इस तरह से होगा. इस तरह से दिस विल बी योर पोल कोर एंड पोल शू. तो इस पोल शू को देखने से आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी हेयर द एयर गैप बिटवीन पोल शू एंड रोटर ऑफ डीसी मशीन इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना. आउटर पेरीफेरी पे यहाँ पे जो देखिए आउटर पार्ट पे क्या है, एयर गैप ज़्यादा है और इन बिटवीन यहाँ पे एयर गैप कम है ना. दिस इज योर रोटर एंड दिस इज योर पोल शू. ठीक है, तो अगर हम एयर गैप को यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे जो एयर गैप है दिस इज योर G1 and this is your let's say G and this is your G2, है ना. तो जनरली हम अगर इसको डिजाइन करेंगे भी तो ऐसा करेंगे कि ये G1 ही रहे, है ना. विच इज ग्रेटर देन G. बोथ आर ग्रेटर देन G. जो बीच में एयर गैप है सेंटर पे ऑफ द पोल शू वो एयर गैप कम है विथ रिस्पेक्ट टू आउटर पार्ट ऑफ पोल शू, है ना. तो इसको अगर आप लिखना चाहें पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इन दिस पोल शू स्ट्रक्चर air gap is minimum at center of pole shoe, है ना, and it increases toward its edges. एज की तरफ जैसे जाएंगे वो जो एयर गैप है वो इंक्रीज करता जाता है. तो अगर एयर गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे रिलक्टेंस जो होगा वो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा. सो रिलक्टेंस की बात करें तो एजेस पे जो रिलक्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन रिलक्टेंस एज सेंटर. इट मीन्स जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स तो रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा वहाँ फ्लक्स कम. जैसे जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे करंट कम. सिमिलरली फ्लक्स एट एजेस विल बी लेस देन फ्लक्स एट सेंटर. ठीक है, तो सेम रिलेशन होगा फ्लक्स डेंसिटी का भी. फ्लक्स डेंसिटी एट सेंटर. ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी का हमें रिलेशन मिल गया कि कैसा फ्लक्स डेंसिटी होगा इन केस ऑफ सैमफर्ड पोल शू टाइप स्ट्रक्चर. तो अगर हम इसको उसी तरह से फिर से देखना चाहें कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, किस तरह का फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा, तो हम ऐसा बना सकते हैं. सपोज दिस इज योर पोल शू, ना. हमने क्या किया, पोल शू इस तरह से बनाया है.
इस तरह का पोल शू बन गया, है ना। और रोटर को अगेन हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से लीनियरली कट करके और यहाँ पे प्लेस करेंगे लीनियरली। ये हमने इस तरह से कर दिया। दिस इज योर रोटर सरफेस, ठीक है। अगर इसको दिखाना चाहें तो ये हो गया रोटर का सरफेस, और इस पे नॉर्थ साउथ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा फ्लक्स डेंसिटी कैसा होगा, यही हम देखना चाह रहे हैं। फ्लक्स डेंसिटी किस तरह का मिलेगा, तो देखिए ये है बी। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ से इसको ठीक है, ये हो गया। यहाँ एक हमें बना दिया, यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ पोल शू के पास हमारा फ्लक्स डेंसिटी डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा आपने कि फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे, एज पे कम होगा और सेंटर पे ज़्यादा होगा। इसका मतलब सेंटर पे जो हमें फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलने वाला है, तो यहाँ से चलेगा, है ना। एज पे कम और सेंटर पे मैक्सिमम। सिमिलरली फिर इधर घटेगा, ऐसे घट गया इस तरह से, और ऐसा, यही चीज़ रिपीट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। सेंटर पे मैक्सिमम एंड देन कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से साइनसॉइडल टाइप का आपको एक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है इसमें तो एयर गैप बहुत ही ज़्यादा है। अगर देखा जाए कि रोटर का जो सरफेस है और जो पोल है उसके बीच का एयर गैप हम लोग मेजर करते हैं ऐसे, यहाँ पर, है ना। ये एयर गैप हम लोग मेजर करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी उसी के अनुसार चेंज करता है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे तो मटेरियल है ही नहीं, सिर्फ एयर गैप ही है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम आपको मिलेगा फ्लक्स डेंसिटी, है ना। जैसे ही इसके बाद फ्लक्स डेंसिटी घटना शुरू हो जाएगा ऐसे, और मिनिमम 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही एयर मटेरियल आना शुरू होगा, फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगा और फिर बढ़ेगा मैक्सिमम, देन घटते घटते 0। तो इस तरह का एक साइनसॉइडल टाइप का आपको फ्लक्स डेंसिटी वेव मिल जाएगा। तो अगर आप इस पोजीशन को, जहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है, इस पोजीशन को आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंसीडर करें, जहाँ पे फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है ना। अगर इसको आप 0 डिग्री कंसीडर करके और एक इस तरह का यहाँ से, ठीक है, तो आपको कैसा वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो कि वेवफॉर्म जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है ना, इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगा। तो ये वेवफॉर्म कैसा है, कोसाइन का वेवफॉर्म है ना, कोसाइन वेवफॉर्म है। तो इसका मतलब है कि हमको जो फ्लक्स डेंसिटी मिलने वाला है फाई या बी, वो किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा, कॉस और थीटा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो रिलक्टेंस भी मिलेगा हमें, रिलक्टेंस, वो रिलक्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स डेंसिटी के, या कहें फ्लक्स डेंसिटी रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो जो रिलक्टेंस मिलेगा आर, है ना, ये प्रोपोर्शनल 1/cos थीटा का मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स जो एयर गैप था ये कब मिलेगा हमें, जब एयर गैप जी जो था वो इसी के प्रोपोर्शनल होता अगर,
तभी मिल पाता है ऐसा हमें फ्लक्स डेंसिटी। मतलब फ्लक्स डेंसिटी आप चाहते हैं कि कोस साइनसॉइडल मिले कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल, तो आपको जो एयर गैप रखना पड़ेगा वो कॉस थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल मिल जाए, है ना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, फ्लैट टॉप्ड जो वेव्स है वही जनरेटर में यूज करते हैं। तो ये दो तरह का देखा आपने, पोल शू, है ना, जिसका यूज किया जाता है और जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार हम इसका डिज़ाइन करेंगे पोल शू को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोल पिच। पोल पिच क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कॉपी कर लूँ ये जो आपका, चलिए हम इसको कॉपी करते हैं, इससे समझते हैं क्या है पोल पिच। चलिए देखिए, ये सपोज आपका मशीन था, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रोटर वाला पार्ट है इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन गया इस तरह का एक, क्या है इसमें, कोर है स्टेटर का और उसमें पोल शू एंड पोल कोर और फील्ड वाइंडिंग सारा इसमें बना हुआ है। तो अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके लिए इस पर हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग करेंगे ना, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे बनाएंगे सब में, ठीक है। सब में फील्ड वाइंडिंग आपने लगा दिया तभी मिलेगा नॉर्थ साउथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाना है। और ये नॉर्थ कब मिलेगा, जब फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलने वाला होगा एयर गैप में, है ना, और यहाँ पे अंदर आएगा एयर गैप में, लाइक दिस, क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप कहेंगे कि नॉर्थ साउथ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है पोल में, ठीक है। अब हम एंगल एक मेजर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, एक एंगल ऐसे मेजर कर रहे हैं जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह का हमने बना लिया। ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पोल पिच होता है वो होता है एंगुलर डिस्टेंस इसके बीच में बिटवीन टू सक्सेसिव पोल, ठीक है। और इसको कहेंगे हम लोग एंगुलर स्पैन ऑफ ईच पोल, एंगुलर स्पैन ऑफ ईच पोल, ठीक है। तो यही है पोल पिच, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोल। अब दो सक्सेसिव पोल के बीच का एंगुलर डिस्टेंस कहने का मतलब है कि एक पोल अगर यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा पोल यहाँ पे खत्म होगा, तो यही दोनों पोल के बीच का एंगल, या यूं कहें कि अगर मिडिल में ले लें इसको तो यहाँ पे मिडिल में, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसके बीच का एंगुलर डिस्टेंस।
90 डिग्री दिख रहा है ना। दो पोल, सक्सेसिव पोल के बीच का एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज योर 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री कौन सा है? जो एंगल आपने मेजर किया, एंगल ऑब्जर्व्ड, ये कितना है? मैकेनिकल एंगल है 90 डिग्री, है ना, थीटा एम। दिस इज योर मैकेनिकल एंगल, ठीक है। ये दिख रहा है, जो भी आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं एंगल को, वो मैकेनिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। 4 पोल का है तो मैकेनिकल एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर 2 पोल का होता तो वो 180 डिग्री होता। अगर 6 पोल का हो जाता तो वो एंगल चेंज कर जाता। तो इसका मतलब ये जो एंगल हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, वो है मैकेनिकल एंगल। गुड। तो इलेक्ट्रिकल एंगल अगर इसका निकालना है, इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा ई, तो क्या करते हैं हम लोग? P/2 थीटा एम हम लोग करते हैं। P है 4/2 90 डिग्री, सो ये हो गया 180 डिग्री इलेक्ट्रिक। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो पोल पिच होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, चाहे उसमें कितना भी पोल रहे, नंबर ऑफ पोल्स कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल में 180 डिग्री ही रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, सो पोल पिच is always 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हमेशा इसको फॉलो करेगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही रहेगा पोल पिच। ठीक है, तो अब आगे का लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।